सेक्शन 6 से टाइटल टैक्स ऑन पेमेंट फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यानी कि इस सेक्शन में ये कवर किया गया है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू जितनी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन होती हैं और उन डिजिटल ट्रांजैक्शन के नतीजे में जो भी आपको पेमेंट रिसीव होती है उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने यहाँ पर सेक्शन 6 के तहत टैक्स लगा दिया गया है। अब अगर किसी पर्सन ने इस सेक्शन को अच्छे से समझना है तो उसे चाहिए कि अपने माइंड में ऑनलाइन शॉपिंग के कॉन्सेप्ट को रखे, क्योंकि आजकल के टाइम पीरियड में चाहे जो भी चीज़ है, चाहे वो मेडिसिन है, क्रॉकरी है, ग्रोसरी है, फूड है, क्लॉथ है, मेकअप है, स्टेशनरी है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। आजकल हर चीज़ जो है वो जस्ट हर एक ने अपना अपना डिजिटल स्टोर बनाया हुआ है, हर बिजनेसमैन ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है। सो हर चीज़ जो है वो आपको एक क्लिक पर अवेलेबल है। आपने जस्ट किसी की वेबसाइट पर जाना है, जो भी आपको रिक्वायर्ड चीज़ चाहिए और वहाँ से आप लोगों ने अपनी शॉपिंग करनी है। और जो आप लोग ऑनलाइन अब शॉपिंग करते हो वो बेसिकली आप किसी वेबसाइट के थ्रू, जो कि उनके ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है, उनके थ्रू करते हो। जैसे कि दराज़ हो गया, मरकज़ हो गया, ज़रिया हो गया, नाहीद शॉपिंग हो गई, मरहम डॉट पीके, लिंक शॉप, नी ब्लॉग बुक हाउस, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं सब ने जो जिसके थ्रू आप लोग इवन कि नॉर्मल जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनकी भी वेबसाइट बनी हुई होती हैं। मतलब जो लोग नहीं शॉपिंग करने जा सकते तो वो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। तो हर चीज़ की आजकल जो है वो प्लेटफ़ॉर्म। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो उनकी वेबसाइट्स हैं ना, उन तमाम बिज़नेसमैन की, वो हैं उनके ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म। और उस ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू जो डिजिटल ट्रांज़ैक्शन होती है, वो बेसिकली है ऑनलाइन शॉपिंग। और उस ऑनलाइन शॉपिंग के नतीजे में ज़ाहिर-सी बात है, आपका जो बिल बनता है, जैसे अगर आप नॉर्मली मैनुअली शॉपिंग करने जाओ, तो आपको एक बिल पे करना पड़ता ही है। इसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग में भी आपको जो पेमेंट करनी पड़ती है, वो पेमेंट बेसिकली आपका बिल है और उस पर्सन का गेन है, जो सेलर है, जिसकी वो वेबसाइट है, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म है। तो उस पर्सन की जो इनकम है, एक तरह से देखा जाए तो वो उसको जो हासिल हो रहा है तो उसकी तो इनकम है। और उस इनकम के ऊपर ज़ाहिर है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स तो ज़ाहिर है लगेगा। तो उस इनकम के ऊपर टैक्स लगा दिया गया है सेक्शन 6 ए ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत। अब वो कितना टैक्स देना पड़ता है, वो हम लोग इस सेक्शन के अंदर कवर करेंगे। सो बेसिकली इस सेक्शन के अंदर 4 चीज़ें डिस्कस की गई हैं। नंबर 1 तो ये कि सेक्शन 6 ए का टैक्स किस ट्रांज़ैक्शन पर लगेगा। नंबर सेकंडली आप उसे उसकी जनरल रूल भी कह सकते हैं। सेकंडली हम लोगों ने इसकी एक्सेप्शन डिस्कस करनी है कि सेक्शन 6 ए का टैक्स किस ट्रांज़ैक्शन पर नहीं लगता। एंड नंबर थर्ड हम लोगों ने ये कवर करना है कि किस पेमेंट के ऊपर सेक्शन 6 ए का टैक्स लगेगा। एंड लास्ट में हम लोगों ने कवर करना है कि कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। अगर तो मैं इसको अभी से ही समराइज़ कर दूँ, तो वो सिंपल सी सिर्फ़ इतनी सी बात है। इस सेक्शन के अंदर इतना बताया गया है कि जब भी आप लोग कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, उस ऑनलाइन शॉपिंग करने पर जिस प्लेटफ़ॉर्म से आप खरीद रहे हो, जिस सेलर की वेबसाइट से आप खरीद रहे हो, उसे जो पेमेंट हासिल होती है, उस पेमेंट के ऊपर उसे बेसिकली टैक्स पे करना पड़ता है। और ओवरऑल जितनी पेमेंट उसे हासिल होती है, यानी कि बाज़ औक़ात हम लोग देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस तो हर एक इंसान को ही होगा। आप जब खरीदते हो तो वहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पेमेंट नहीं करनी पड़ती, प्लस आपको शिपमेंट चार्जेस भी करने पड़ते हैं। तो शिपमेंट चार्जेस प्लस आपका जो बिल बना हुआ है, उस बिल के ऊपर, उस टोटल अमाउंट पर, टोटल रसीद के ऊपर, टोटल रिसिप्ट पर आप बेसिकली उस सेलर ने टैक्स पे करना है, क्योंकि टैक्स हमेशा उस बंदे ने पे करना है जिसको इनकम है। अब आप खुद बताएँ, क्या बायर को इनकम हो रही है शॉपिंग करने पे? उसका तो वो एक्सपेंसेस है। ये सेलर को इनकम हो रही है, तो सेलर ने बेसिकली जितना उसको अमाउंट हासिल हो रही है, यानी कि जो अमाउंट जो है, वो चीज़ें जो उसकी जा रही हैं उसकी शॉप से, प्लस जो शिपमेंट चार्जेस हैं, वो जो टोटल अमाउंट है, उस टोटल अमाउंट का उस टोटल अमाउंट पे बेसिकली उसने सेक्शन 6 ए के तहत टैक्स पे करना है। कितना टैक्स पे करना है, उसके हवाले से 2 सिनेरियो हैं। नंबर 1 सिनेरियो ये है कि अगर तो मोड ऑफ पेमेंट जो है वो बायर ने खरीद के चूज़ किया है कैश ऑन डिलीवरी, तो अब इस सिचुएशन के अंदर जितना टोटल उसको बिल रिसीव हुआ है, उसका 2% उसने सेक्शन 6 ए के तहत टैक्स देना है। और अगर तो मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट हुआ है ई-वॉलेट्स, यानी कि कोई बैंकिंग चैनल, कोई मोबाइल ऐप जैसे जैज़ कैश, ईज़ी पैसा, सादा पे आपने किसी इसी तरह के थ्रू पेमेंट कर दी। तो अब इस सिचुएशन के अंदर जो टोटल बिल बना हुआ है आपका अलोंग विद शिपमेंट चार्जेस, उसका 1% जो है वो टैक्स देना होता है सेलर ने, एफबीआर को।
और ये टैक्स जो है वो बेसिकली उन ट्रांज़ैक्शन पर नहीं लगता जब आप आउटसाइड ऑफ़ द पाकिस्तान कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हो और उस पर जो आपको इनकम हासिल होती है, उस पर ये वाला टैक्स नहीं लगता। वजह उसकी क्या है, क्योंकि उस पर आप सेक्शन 154 और 154 के तहत टैक्स दे देते हो। तो बेसिकली सेक्शन 6 का जो एम्बिट और स्कोप है वो ये है कि जब आप विद इन पाकिस्तान अपनी कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो अपने किसी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू, और उससे जो आपको फिर इनकम हासिल होती है, उस इनकम के ऊपर आपको सेक्शन 6 ए के तहत टैक्स लगा दिया गया है। लेकिन जब आप आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान अपना कोई आइटम प्रोडक्ट सेल आउट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो उससे जो आपको इनकम हासिल होती है, उस पर सेक्शन 154 ए के तहत टैक्स लगा दिया गया है। तो जब आप लोग उस पर वो वाला टैक्स दे देते हो, आपको 6 ए का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप ये तमाम चीज़ें तुम लोगों को कवर हो गई होगी। अब हम लोग यहाँ से इस सेक्शन को रीड करते हैं बेरेट से, और इसको विद एग्जांपल समझेंगे ताकि सबको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो इसके टोटल 2 सबसेक्शन है। सबसेक्शन 1 क्या कहता है? सबसेक्शन 1 स्टेट दैट सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, यानी इस ऑर्डिनेंस की प्रोविजन को मद्देनज़र रखते हुए टैक्स शैल बी इम्पोज्ड a tax shall be imposed at the rate specified in Division 4A of Part 1 of the first schedule on every person who receive payment for supply of digitally ordered goods or service which are delivered from within Pakistan using locally operated online platform, including online marketplace or website. So basically वो कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन अपनी जो पाकिस्तान में उसकी कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यानी जो उसकी वेबसाइट है, उसके थ्रू उसने कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की विद इन पाकिस्तान, और उसके नतीजे में उसे कोई पेमेंट हासिल हुई अपनी गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने के नतीजे में, तो उस पेमेंट के ऊपर उसने टैक्स पे करना है उस रेट के हिसाब से जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के डिवीजन 4A में बताया हुआ है। और वो रेट यही है कि अगर तो आपको पेमेंट हासिल हो रही है कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू, तो अब आपने अपने टोटल पेमेंट के ऊपर 2% टैक्स एफबीआर को जमा करवाना है। लेकिन अगर आपको मोड ऑफ पेमेंट जो बायर ने, क्लाइंट ने आपको सिलेक्ट किया है, वो ई वॉलेट है, यानी वो जैज़ कैश, बैंकिंग चैनल, ईज़ी पैसा, सादा पे, इस तरह का किसी तरह आपको डेबिट कार्ड इस तरह के थ्रू आपको पेमेंट कर रहा है, तो अब इस सिचुएशन में जितनी पेमेंट आपको हासिल हुई है, उस पेमेंट का 1% टैक्स आपने एफबीआर को जमा करवाना है। नेक्स्ट सेक्शन है आपके पास कि प्रोवाइडेड दैट द एक्सपोर्ट प्रोसीड सब्जेक्टेड टू विद होल्डिंग अंडर सबसे पहले हम लोग इसको एक एग्जांपल समझते हैं, फिर हम लोग इसकी प्रोवाइज़ो पे जाते हैं। सो एग्जांपल इसकी ये है कि फ़र्ज़ कर लें आपने गुजरात स्टोर है सरगोदा में, वहाँ से आपने क्रॉकरी ख़रीदी तकरीबन 10,000 की। शिपमेंट चार्जेस उन्होंने आपको कहा कि आपके 500 रुपये हैं, तो आपका टोटल बिल 10,500 बना। और आपने क्या किया, आपने कहा कि मैं अपने बैंक के थ्रू या ईज़ी पैसा के थ्रू पेमेंट कर देता हूँ। सो आपने ईज़ी पैसा के थ्रू पेमेंट कर दी। अब आपने ईज़ी पैसा के थ्रू पेमेंट की है, तो टोटल बिल कितना बन रहा था? शिपमेंट चार्जेस प्लस क्रॉकरी आइटम 10,500 था। 10,500 का 1% कितना बनता है? 1,050 बनेगा गालबन, फिर भी देख लेते हैं। हाँ सॉरी, 105 बना है। 10,500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 100। अगर 10% होता तब इतना बनता, ये तो 1% है। सो 1% के बेस पे 105 रुपये जो है वो 105 जो है वो इस पर्सन का बना है टैक्स, जो कि सेलर ने पे करना है, आपने नहीं पे करना। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन रेज़ हो रहा होगा कि यहाँ पर विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट कौन है? आया बायर है, या फिर वो ई इंटरमीडियरी प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ जिसके थ्रू आपने पेमेंट की, या फिर सेलर खुद ऑब्लाइज है कि उसने पेमेंट के बाद एफबीआर को जमा करवाना है। तो यहाँ पर विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट बेसिकली वो आपके इंटरमीडियरी प्लेटफ़ॉर्म है जिनको आप सेलेक्ट करते हो मोड ऑफ़ पेमेंट। मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं कि अब आपका 10,500 रुपये बिल बना था ना, उस पे 1% जो है वो आपने टैक्स पे करना था। हमने जो है वो जो क्रॉकरी खरीदी, हमने हमने 10,500 रुपये बिल ही अपना पे करना है टोटल बायर ने। अब ये बेसिकली जो आपने ईज़ी पैसा के थ्रू पेमेंट की थी ना, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसने ये 105 रुपये डिडक्ट कर लेने हैं, और डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करवा देने हैं, और उसको सिर्फ 10,395 रुपये ही अमाउंट रिसीव होगी जो सेलर है।
अब अगर इसको मैं कैश ऑन डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाएँगे, मिसाल के तौर पर इतना ही बिल बना, लेकिन आपने कहा कि मेरे पास अभी बैंक अकाउंट में भी, ना ही किसी मोबाइल वॉलेट में मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ और जब वो आएँगे तब मैं उन्हें शिपमेंट चार्जेस प्लस पेमेंट दे दूँगा। तो उसका 2% जो है वो अब आप निकालोगे 210, आपने 10,500 बिल ही पे करना है। ल्यूपट के थ्रू फ़र्ज़ कर लें आपका ऑर्डर आया और उनको जो है अब ₹210 जो है वो इसमें टैक्स जाना है। तो ये ₹210 निकल जाएँगे। अब 10,290 अब इस सिचुएशन में ज़रा फ़र्क इस तरह है कि होना तो यही चाहिए था कि यहाँ पर कुरियर सर्विस विथहोल्डिंग टैक्स एजेंट होता और ये उसको ₹210 निकाल के सिर्फ़ ₹10,290 पकड़ा देता गुजरात वालों को। लेकिन यहाँ पर कुरियर वाले मामले में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर ये होता है कि जब आप लोग ई-वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो वो तो डायरेक्ट विथहोल्डिंग टैक्स एजेंट है, उसने टैक्स को डिडक्ट करके एफपीआर को जमा करवा के बाकी जो अमाउंट रह जाती है रेज़िड्यू वो उसने सेलर को दे देनी है। लेकिन कुरियर वाले मामले में ये होता है कि यहाँ पर ऑब्लाइज किया हुआ है टैक्स पेयर को कि जब टैक्स ईयर ख़त्म हो जाएगा तो एट द टाइम ऑफ जब उसने अपनी रिटर्न जमा करवानी है टैक्स ईयर पे, तब उसने अपनी तमाम से रिसिप्ट के हिसाब से 2% टैक्स दे देना है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई पता नहीं उसने साल में कितने ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हों, तो हो सकता है ये टैक्स इवेजन कर ले, हमें क्या पता ये सही से रिकॉर्ड जमा करवाए। तो इसके हवाले से जो है वो चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड बैलेंस किस तरह कि इसको सही ही जमा करवाना पड़ता है क्योंकि एफपीआर इससे ले लेती है रिकॉर्ड इसकी ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म की वेबसाइट की सेल रिसिप्ट का, क्योंकि ज़ाहिर है जब ऑर्डर कंप्लीट होते हैं, जब आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपकी एक ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री बन रही होती है, इसी तरह उनकी वेबसाइट की भी ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री बन रही होती है कि हमने कितने ऑर्डर लिए, तो वो उसकी सेलर प्लेटफ़ॉर्म रिपोर्ट ले सकती है। प्लस कुरियर से वो रिकॉर्ड तलब कर सकती है कि आपने कितने इसके ऑर्डर डिलीवर किए जिसका मोड के थ्रू पेमेंट हुई थी। प्लस आपको पेमेंट हासिल हुई है, आपके बैंक अकाउंट में ही आ रही है, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट से भी उसे पता चल सकता है। तो यहाँ पर चोरी के कोई चांसेस नहीं है। इतना ये है कि आपने 2% ही एट द जब कोई सीओडी मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट किया हुआ है, तब सेलर ने एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर ही उसका 2% जमा करवाना है। इसको भी एग्ज़ाम्पल समझते हैं, मिसाल के तौर पर 10,500 की अमाउंट के उसने साल के अंदर 5,000 ऑर्डर कंप्लीट किए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये इतनी अमाउंट आती है। अब इसका 2% जो है उस बंदे ने टैक्स देना है, तो एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर उसने इतनी अमाउंट 10,50,000 पे इतनी जो उसकी ग्रॉस सेल हुई थी, इस पर उसने इतना टैक्स पे करना है और अगर उसने कोई टैक्स पे किया होगा, तो उसके पास वो पेमेंट रिसिप्ट होगी, वो उससे क्लेम कर लेगा, तब उसे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। सो ये इतनी सी बात थी। सो आई होप ये पॉइंट सबको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट इसके चलते हैं प्रोवाइज़ो पे। सो प्रोवाइज़ो ये कहता है कि द एक्सपोर्ट प्रोसीड सब्जेक्टेड विथहोल्डिंग अंडर सेक्शन शैल नॉट फॉल विदिन ये मैंने आपके साथ पहले ही बता दिया कि जब आप कोई चीज़ें बाहर की आउटसाइड ऑफ द कंट्री एक्सपोर्ट कर रहे हो और उससे जो आपको कोई अमाउंट इनकम हासिल हो रही है, उस पर टैक्स जो है विदहेल्ड होना है सेक्शन 154 और सेक्शन 154 के तहत। उस इनकम के ऊपर सेक्शन 6 ए के तहत टैक्स नहीं डिडक्ट होना। फिर सबसेक्शन 2 ये कहता है कि टैक्स इम्पोज्ड अंडर सबसेक्शन शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेलेवेंट रेट ठीक है। ये बेसिकली आपको यही बता रहा है कि ये जो टैक्स आप पे सेक्शन 6 ए के अंदर लग रहा है ना कि आउटसाइड विदिन अ पाकिस्तान आप कोई चीज़ें गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो और उस इनकम के ऊपर आपको सेक्शन 6 ए के तहत जो रेट बताया हुआ है आपने टैक्स पे करना है। तो वो कह रहे हैं कि जो जितनी अमाउंट आपने टोटल रसीद हासिल की है, उस टोटल ग्रॉस पेमेंट के ऊपर आपने सेक्शन 6 ई का जो टैक्स है वो पे करना है। सिर्फ़ मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो आपका गुड्स अमाउंट है प्लस शिपमेंट चार्जेस वो आपका टोटल बिल बनता है। उस बिल के ऊपर आपने पे करना है। वैसे उसमें सिर्फ़ इतना सा ही फ़र्क है कि अगर आप मैनुअली शॉपिंग करने जाओ, तो उस टाइम आपका फेयर किराया वगैरह लग जाता है और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करो, तब आपको शिपमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं। बहुत सारी वही है, सिर्फ़ टाइम का फ़र्क है। टाइम बच जाता है और आप थकते नहीं हो, सिर्फ़ यही फ़ायदा है इसका, वरना अमाउंट इनकम जो है यहाँ वहाँ से जा ही रही है। सो आई होप ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही था कि इसके क्या फ़ायदे और क्या नहीं फ़ायदे। ये ये सारा सेक्शन था कि जब भी आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, उस ऑनलाइन शॉपिंग पर अब जो है वो टैक्स लगा दिया गया है इस पर सेक्शन 6 ए के तहत, लेकिन वो टैक्स आपने पे नहीं करना क्योंकि आपको इनकम नहीं हो रही, इनकम हो रही है सेलर को। तो उसने अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है उस रेट के हिसाब से जो सेक्शन 6 ए के तहत लगा दिया गया है। अब वो रेट वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ द पेमेंट, यानी अगर तो उसे पेमेंट रिसीव हो रही है कैश ऑन डिलीवरी के टाइम, तो इस सिचुएशन में उसने जितनी उसको अमाउंट हासिल हुई है उसका 2% एफबीआर को जमा करवाना है। और अगर तो उसको पेमेंट रिसीव होती है किसी ई वॉलेट के थ्रू,
ई वॉलेट मोड के थ्रू, ई पेमेंट के थ्रू मोड के थ्रू उसको हो रही है, जैसे ईज़ी पैसा, जैज़ कैश, सादा पे बैंक के थ्रू। तो अब इस सिचुएशन में उसको जो टोटल अमाउंट उसको हासिल हुई है, उसका 1% टैक्स उसने एफबीआर को जमा करवाना है। सो आई होप ये सेक्शन तमाम लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन कवर करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।